नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज से कमोडिटीज का राउंड अप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे हेडलाइंस में गेहूं की, जहां पर दाने दाने पर है सरकार की नजर। और सरकार ने 1 अप्रैल से हर वीकली बेसिस पर यहां पर मिलर्स, प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स सभी को कहा है कि गेहूं का कितना उनके पास होल्डिंग्स है उसका यहां पर ब्यौरा दे। साथ ही हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर तेजी बरकरार है और कच्चा तेल अब 3 हफ्ते के हाईज पर कारोबार करता हुआ आगे जाके किस तरह की चाल रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के बाद अब निवेश के मौके निकलते हुए नजर आए हैं। किन लेवल्स पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर भी होगी बात। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोल ऑफ फ्लावर मिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया, एग्री कमोडिटी एनालिस्ट सुमित गुप्ता, साथ ही हमारे साथ होंगे HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता एंड NK चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार। लेकिन बात सबसे पहले यहाँ पर गेहूं की करेंगे, क्योंकि पहले तो किस तरह की फसल है उस पर चर्चा होती रही, फिर गर्मी का क्या इम्पैक्ट होगा उस पर बहुत बड़ा यहाँ पर डिस्कशन हुआ। लेकिन अब जिस तरह से 31 मार्च को स्टॉक लिमिट खत्म तो हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि सभी प्लेयर्स को 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पर वीकली जानकारी देनी होगी। नवनीत जी, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को और इसके क्या मायने हैं एज एन इंडस्ट्री आपके लिए? मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और इंडस्ट्री इस चीज का स्वागत करती है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट्स को इस साल के लिए हटा दिया है। और हम आशा करते हैं कि ये स्टॉक लिमिट्स इस साल लगेंगी नहीं और फ्री ट्रेड हो पाएगा वीट के संबंध में। दूसरी बात, जो सरकार ने हमारे को इसमें एक स्टॉक पोर्टल पे डिस्क्लोजर मांगा है 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स 1 अप्रैल को देना है और फिर हर फ्राइडे को देना है। तो ये एक पिछले साल भी था और इससे कोई बहुत ज़्यादा हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरकार ने जो किया है ये ओवरऑल फूड सिक्योरिटी को लेकर के किया है। दूसरा, अनस्क्रूपुलस ट्रेड, ये जो स्पेकुलेशन होते थे ट्रेड में उसको लेकर के किया है। तो ये अच्छी बात है, इससे एक उनका जो स्पेकुलेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसेस जो कंट्रोल हो जाएंगी और अवेलेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो ये कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है जिससे इंडस्ट्री को या ट्रेडर्स को कोई घबराहट हो इसकी। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक लिमिट्स एक बार खत्म कर दिए हैं और इससे बहुत राहत मिलेगी ट्रेड को। नवनीत जी, स्टॉक लिमिट्स तो खत्म कर दी हैं, लेकिन सरकार के पास एक पूरा ब्यौरा होगा कि किसके पास कितनी गेहूं पड़ी हुई है। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस निकल के आए थे कि सब लोगों ने शायद समय पर अपना जो डिस्क्लोजर है वो नहीं दिया था। आप कहेंगे ट्रेड अब ज्यादा सतर्क है और कंप्लाई करेगा? हाँ, डेफिनेटली कंप्लाई भी करेगा सरकार। इससे जो मांग रही है स्टॉक डिस्क्लोजर्स, इसको ट्रेड अच्छे से समझ चुका है। पिछले साल भी था तो हम लोगों ने सबने इसको हर वीकली फ्राइडे को अपडेट किया है स्टॉक्स। और इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है हमारे को, अगर देखा जाए सरकार के स्टेप से, क्योंकि इससे सरकार को ये पता चलता रहेगा कि देश में कितना गेहूं अभी अवेलेबल है और उनको भी फॉरवर्ड प्लानिंग करने में तकलीफ नहीं होगी। ऑलराइट, तो एक पॉजिटिव की तरह देखा जा रहा है कि स्टॉक लिमिट नहीं है, लेकिन स्टॉक डिस्क्लोजर जरूर यहाँ पर है। सुमित, आप दोनों में ही यहाँ पर क्या फर्क देखते हैं? और जैसे नवनीत जी हमें समझा रहे हैं कि इंडस्ट्री इससे खुश है, स्टॉक लिमिट थोड़ी सी कंसर्न है। निशा जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया कि दाने दाने पर है सरकार की नजर। एक्चुअली इसको हमको 2 पार्ट में देखना चाहिए। एक, कॉन्फिडेंस, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन नंबर 115 मिलियन टन के आसपास है एज अगेंस्ट 113 मिलियन टन लास्ट ईयर। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ी हुई है तो गवर्नमेंट को किसी भी चीज का डर, किसी भी चीज का कंसर्न नहीं होना चाहिए। ओके, बट इट ऑल्सो टेक्स अस टू सेकेंड क्वेश्चन, जो नवनीत जी ने बहुत अच्छा बोला कि हमको इसको पॉजिटिव देखना चाहिए कि स्टॉक लिमिट हट गई है। दूसरा, मेरा मानना है कि जो स्टॉक डिक्लेरेशन है ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी होनी चाहिए, which government should know at any point in time that what is the stock in any part of the country, but that should not be used as a threat at any point in time कि आज हमको स्टॉक आपका पता है and we will put stock limit. तो we will need to do this journey from threat to confidence, जिसमें आज गवर्नमेंट को प्रोडक्शन नंबर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देश की इकोनॉमी के ग्रो होने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हमारा ऑब्जेक्टिव किसान को अच्छा भाव दिलाने का है, उस पे सरकार को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर एमएसपी के ऊपर प्राइस मान लो फार्मर को मिलता है तो ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। वी शुड नॉट सी इट एज अ प्रॉब्लम।
नाउ फॉर दैट सुमित पहले तो मैं नंबर्स पे ही आना चाहूंगी क्योंकि आपने 115 मिलियन टन कहा है और पहले नवनीत जी से ही जान लेते हैं। नवनीत जी, आपका क्या नंबर है इस बार फसल का, क्योंकि हम 108 से 112 के नंबर्स यहाँ पर सुन रहे हैं अनटिल नाउ इंडस्ट्री से। मैडम, जो हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसी की सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अभी 109.46 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग। और जिस हिसाब से मार्केट की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी आ रही हैं, यील्ड को लेकर के भी और क्वालिटी को भी लेकर के। तो हमारा मानना है कि रोबस्ट क्रॉप रहेगा इस साल और फिंगर्स क्रॉस्ड हमको उम्मीद है कि इसके भी आगे हम नंबर्स में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, अवेलेबिलिटी की इस साल कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सरकार भी जब देखेगी कि भाई उनको भी पर्याप्त मात्रा में गेहूं मिल गया तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। सुमित, अगर हम 109 110 भी लेकर चलें, अगर मानिए 115 नहीं भी है तो भी आप कहेंगे कंफर्टेबल लेवल्स हैं, क्योंकि इंडियन कंजम्पशन 90-95 के ऊपर नहीं है और सरकार को प्रोक्योरमेंट भी मिलेगी। मनीषा जी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन नंबर 115 के आसपास है। वेरियस एजेंसीज इन इंडिया गिव डिफरेंट नंबर्स एंड आई बिलीव ऑल द नंबर्स आर रॉन्ग बिकॉज प्रोडक्शन नंबर हैज नो रेलेवेंस विदाउट डिमांड नंबर। आज हमारी डिमांड क्या है? आज आप एनएसएसओ नंबर्स को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन 66 से 70 मिलियन टन के आसपास कंजम्पशन नंबर निकल के आता है। पर्सनली आई बिलीव, आपको एक बहुत सिंपल मैं एक अर्थमेटिक देता हूं। आप 70 मिलियन टन कह रहे हैं इंडियन डिमांड बाय एनएसएसओ नंबर्स। अगर आप एनएसएसओ नंबर्स को पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो दैट मींस देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन नंबर्स। मैं आपको एक बहुत स्मॉल बेंचमार्क बोलता हूं। लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन, चाहे आप 100 मिलियन मान लीजिए, चाहे 110 मिलियन मान लीजिए, 112 मान लीजिए, अगर हमारे एंडिंग स्टॉक में इजाफा नहीं हुआ, हमारा एंडिंग स्टॉक नहीं बढ़ा, तो जो भी आप प्रोडक्शन नंबर पिछले 3 साल से मान रहे हैं वही हमारा कंजम्पशन नंबर है। That takes away the debate कि हमारी प्रोडक्शन 110 है, 115 है, 108 है या 100 है। What is more important is the delta, कि हम पिछले प्रोडक्शन के मुकाबले इस साल कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज मान रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट का नंबर ही लें तो गवर्नमेंट 1.7 से 1.8 मिलियन टन का इंक्रीज मान रही है प्रोडक्शन के अंदर। और अगर हम इनकम को और इनकम ग्रोथ को और पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रोजेक्ट करते हैं तो एनुअलाइज्ड व्हीट कंजम्पशन ग्रोथ इज 1.6%. Okay. So that means even this year we will not be adding any wheat stock in our ending stock. तो गवर्नमेंट का जो पूरे साल की जद्दोजहद है, फाइट है टू मैनेज द स्टॉक्स, मैनेज सप्लाई चेन, मैनेज द प्राइस, वो चलने ही वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू बी reduced. We should not believe that stock limits will not come. They will have to come because our supply and demand numbers are very, very evenly balanced. Okay. We do not have surplus stocks to take care of volatility in the wheat markets. पर सुमित, एटलीस्ट देखिए तो यही तो बात है कि शॉर्टेज नहीं है बाजार में, एटलीस्ट वो भी यहाँ पर कंसर्न नहीं है। Let me answer this question by asking you a question, okay? Which country has the maximum number of stunted, malnutritioned, anemic, wasted population in the world? Why we always put a benchmark of price? We should put the benchmark of availability to the most marginal section of this country. क्या उनके पास अगर भरपूर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन और फूड हो तो क्या आज हमारे देश में ये प्रॉब्लम होगी? उसका आंसर नहीं होगी। तो मैम, आज हमने अपनी पूरी फूड पॉलिसी को प्राइस के साथ लिंक कर लिया है और वो एक ग्रोइंग कंट्री जिसका इनकम बढ़ रहा है, जिसका इकोनॉमिक स्टेटस बदल रहा है, उसके लिए ये बहुत गलत बेंचमार्क है। एंड वी शुड लुक टुवर्ड्स हाउ वी मेक आवर पॉपुलेशन हेल्दी, हाउ वी मेक आवर दिस फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल to the most marginal section of this society, and that is where I come from. बहुत वैलिड पॉइंट है। जैसे आपने कहा, सारी फूड पॉलिसीज यहाँ पर प्राइसेस को लिंक नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुमित यहाँ पर इन्फ्लेशन है और जिस तरह से यहाँ पर कंज्यूमर की मांग निकल के आती है, आई थिंक ये बहुत ही फाइन बैलेंसिंग है जो शायद सरकार को हर साल करनी होती है। लेकिन आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट वहाँ पर किया कि सरकार हर साल यहाँ पर स्टॉक मैनेज करती है, प्राइसेस मैनेज करती है, और नवनीत जी शायद स्टॉक लिमिट भी आगे जाकर आ जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि वो 3rd क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर में यूजली हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। लेकिन नवनीत जी, जिस तरह से यहाँ पर प्राइसेस थोड़े से
ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई से नीचे आते हुए नजर आए हैं। अब जिस तरह की आवक ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, सरकारी प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो गई है, सरकार की तरफ से अब ये नोटिफिकेशन भी आ गया है, इंडस्ट्री अपने आप को कहाँ पाती है और आप कैसे देखते हैं अगले 2 क्वार्टर्स? अब क्वार्टर्स जिस हिसाब से अभी व्हीट आना चालू हो गया है मार्केट में, प्राइसेस डेफिनेटली सब जगह नीचे आए हैं और ये प्राइसेस कहीं ना कहीं एमएसपी के लेवल्स पे रुक जाएंगे अभी तो, क्योंकि मंडीज में सब जगह माल आ रहा है और व्हीट को लेकर के, और यूपी, पंजाब, हरियाणा स्टार्ट होने पे है और बिहार में भी स्टार्ट होने पे नेक्स्ट वीक तक वहां पे भी क्रॉप्स आ जाएंगे, तो प्राइसेस हर जगह स्टेबल हो जाएंगे। और नॉट ओनली 2 क्वार्टर्स, हमको जो इस साल दिख रहा है वो जो स्पेक्यूलेशन वाला ट्रेड है वो नहीं दिखता हुआ समझ में आ रहा है। इस साल एक नॉर्मल जो प्राइस इंक्रीज होगी जिसका रीजन ये होता है कि भाई वेयर हाउसिंग चार्जेस और इंटरेस्ट का जो फैक्टर होता है उसको केवल वही एडिशन होता दिखता है। इसके अलावा जो स्पेक्यूलेटिव इम्पैक्ट आ रहा था प्राइसेस में, जो हमने लास्ट ईयर देखा भी, करंट ईयर जो अभी चल रहा है इसमें हमने देखा भी, वो इस साल नहीं दिखता है हमारे को। सुमित जी, आपकी भी वो एक लाइन से कंफर्मेशन लेना चाहूंगी, जैसे नवनीत जी कह रहे हैं कि एक स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट और प्राइस राइज जो हमने देखा था वो शायद इस साल नहीं देखने को मिलेगा। Ma'am, I will put this way. This year, global markets have much more tight S&D than last year. Russia-Ukraine production is not looking as great because of the weather volatility. Corn production numbers, WASDE has reduced year on year. So if you ask me, I believe much more volatility in global market and much higher volatility in Indian market. हमारी प्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है and you will see much higher government action and किसी भी मिलर या किसी भी कंज्यूमर के लिए they have no other option but to carry stocks because OMS is uncertain. So we will have a very tight balance, जैसे आपने बोला, जैसे नवीन जी ने बोला, and government will have very tight rope to walk and it is going to be जैसे IPL का 2020 मैच every day. ऑल राइट, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, जहां पर नवनीत जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके कि हाँ ये साल थोड़ा सा बेटर होगा, सुमित जी वहां पर थोड़ी सी कंसर्न डालते हुए, तो क्लियरली थोड़ा सा स्पाइस यहाँ पर सुमित जी की तरफ से आ रहा है। नवनीत जी, आई थिंक इस शो के बाद आप दोनों को यहाँ पर बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कुछ आगे यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए और काफी सारे एंगल्स और पहलू इस कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर जोड़ने के लिए, जो सोचने पर और मजबूर करते हैं कि ये ट्रेड आगे वाले एक साल में कैसा रह सकता है। वेल, ज्यादा क्वेश्चंस हैं आंसर्स की बजाय, लेकिन दैट इज द काइंड ऑफ मार्केट जो हम यहाँ पर फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं। ये तो बात हुई गेहूं की, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मेटल्स की। कॉपर ऑल टाइम हाईज पर है, सोने में कुछ मुनाफा वसूली है, कैसे करें कारोबार बताएंगे आपको। मेटल्स पे एक नजर डालेंगे, जहां पर कॉपर में यूएस में हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। हमारे साथ निशांत जुड़ चुके हैं। निशांत, नमस्कार। कैसे देखते हैं आप ये जो बड़ी डिस्पैरिटी हमने प्राइसेस में आते हुए देखी है, जहां पर यूएस अब पूरे वर्ल्ड से हटकर 14% प्रीमियम पे कारोबार कर रहा है टैरिफ्स के चलते? यहाँ पर इस तरह के मार्केट्स में कैसे हो सकता है कारोबार? आफ्टरनून मनीषा, एक्चुअली ये टैरिफ की वजह से जो प्रीमियम डिफरेंस आ रहा है यूएस मार्केट में, ये नॉर्मल था बिकॉज वर्ल्ड ओवर उस कॉपर प्राइसेस उतनी प्रीमियम पे नहीं है जितनी यूएस में टैरिफ की वजह से हो रहे। तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा अगर हम कॉमेक्स या यूएस मार्केट की बात करें, चाइना की बात करें। बट अगर मैं चार्ट पे देखता हूँ तो थोड़ा सा फटीग दिख रहा है मेटल में, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की वजह से थोड़ा पुल बैक बन सकता है। $5.3 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो 4.6 4.8 तक थोड़ा पुल बैक व्यू है, क्योंकि इतनी शार्प रैली काफी टाइम तक सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। वेल एब्सोल्युटली, क्योंकि 15% की तेजी एक महीने में और 30% की तेजी इस साल में ऑलरेडी कॉपर यहाँ पर कॉमेक्स पे दर्ज कर चुका है। आप निशान, जैसे आपने कहा, थोड़ी सी टायर्ड ये रैली अब यहाँ पर नजर आती है और काफी सारी कंसर्न्स ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट्स में भी हैं, लेकिन एल्यूमिनियम कैसा नजर आता है चार्ट्स पे, और जो जिंक की अंडर परफॉर्मेंस है वो आपको लगता है आगे जाके जारी रहेगी? एल्यूमिनियम, मनीषा, जैसे मैं लास्ट शो में बात करी थी, थोड़ा सा पुल बैक अभी भी ड्यू है एल्यूमिनियम में। थोड़ा पुल बैक हो चुका है, अगर हम बात करें तो 60 to 70% पुल बैक हो चुका है और थोड़ा बचा है। तो उसके बाद एल्यूमिनियम विल बिकम वेरी गुड, चार्ट्स पे अच्छा सेटअप बन जाएगा, बट थोड़ी सी अभी भी गुंजाइश है। बट अगर हम जिंक की बात करें तो एक कंसोलिडेशन फेज में है जिंक, बट मुझे यहाँ से ये लेवल से जिंक, अगर हम साल के एंड की बात करें तो काफी अच्छा सेटअप है और उसका क्रेडिट थोड़ा जाएगा। अगर मैं स्टील की बात करूँ, स्टील के सेटअप बहुत अच्छा हो गया है।
अगर हम 2022 में हमने हाईज देखे थे स्टील के प्राइसेस में, उसके बाद से हम कंटिन्यूस नीचे गिरते आए हैं। तो अगर हम 3 साल की करेक्शन लेके, वो पिछले हफ्ते ब्रेकआउट दिखा है स्टील चार्ट में, तो एक वो पॉजिटिव वहां से भी देखने को मिल रहा है जो जिंक प्राइसेस पे डेफिनेटली रब ऑफ करेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं 2 अप्रैल से, और उसके बाद शायद कॉपर पर भी यहाँ पर टैरिफ्स लग सकते हैं। तो क्या चार्ट्स ये अनसर्टिनिटी दिखाते हैं जिस तरह से मार्केट्स फिलहाल जूझ रहा है इन सब चीजों से? हाँ बिल्कुल मनीषा, जैसे मैंने बोला चार्ट्स थोड़े सा वीक दिख रहे हैं, तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ का थोड़ा असर जरूर देखने को मिलेगा। $5.3 पे हैं, तो हम 4.8 4.6 तक कॉपर को पुल बैक होते हुए देख सकते हैं। एल्यूमिनियम, जैसे मैंने बोला, हम पहले ही करेक्शन में है, तो थोड़ा सा बेस मेटल्स पे प्रेशर जरूर आएगा, बट मेरा ये मानना है कि ये टेम्परेरी प्रेशर होगा, उसके बाद ये रैली रेजिस्ट कर सकती है। तो निशांत, आप ये कह रहे हैं कि बेच के काम करने की बजाय डिप्स पे खरीद के काम करना बेहतर है मेटल्स में? डेफिनेटली। सो सेल एंड राइज की जगह हम लोग बाय करना डिप्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज अगर हम आगे के 6 या 9 महीने भी देखें तो मेटल्स में रैली सस्टेन करेगी। फेयर पॉइंट। निशांत, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया, और काफ़ी क्लैरिटी के साथ बताने के लिए कि मार्केट्स एंड चार्ट्स स्पेशली फिलहाल यहाँ पर मेटल्स में क्या देख रहे हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी हम कॉपर में देख चुके हैं, एल्यूमिनियम में एक पुल बैक है और डिप्स पे खरीदारी की राय यहाँ पर अब भी है। लेकिन आपको बता दें कि कल रात जिस तरह का नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, यहाँ पर जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है अब इसे रद्द कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम दोनों को ही साथ में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी हमने यहाँ पर रद्द होते हुए देखी है, और साथ ही साथ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ये था कि आप अपना सोना यहाँ पर, चाहे वो ज्वेलरी की फॉर्म में है या बार्स एंड कॉइन्स है, उसको यहाँ पर सरकार को यानी कि आरबीआई के थ्रू बैंक्स को दे सकते थे। वो उसे असे करते, मेल्ट करते और फिर आपको गोल्ड बॉन्ड दिए जाते जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले सकते थे। लेकिन क्योंकि ये स्कीम या पूरा प्रोसीजर काफी कम्बरसम था, और दूसरी बात ये थी कि जो आप ज्वेलरी लेके जाते उसको गलाया जाता, पिघलाया जाता, फिर उसकी प्योरिटी क्या है उसके हिसाब से उसको फिर यहाँ पर रखा जाता था। और तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे कि उनकी ज्वेलरी यहाँ पर पिघलाई जाए, और दूसरी बात ये थी कि आपको अपना गोल्ड फिर यहाँ पर डिक्लेयर भी करना पड़ता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने यहाँ पर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बहुत सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखा। अनुज, बैक टू बैक सरकार की 2 स्कीम्स जो यहाँ पर सोने को एज अ फाइनेंशियलाइजेशन एसेट के तौर पर लेकर जा रही थी, दोनों में हमने यहाँ पर काम होता हुआ नहीं देखा। देखिए, बिल्कुल अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देखेंगे तो वहां पे जो सरकार का टारगेट था उससे कहीं ज्यादा गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से हमने एक बर्डन गवर्नमेंट पे आता हुआ देखा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 100% के ऊपर के रिटर्न्स सरकार ने देते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर आप देखेंगे तो गोल्ड मोनेटाइजेशन को उतना ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे में इंडियंस के पास रहता है, और वो जनरली अपना गोल्ड कहीं पर गिरवी रखना नहीं चाहते। तो दोनों ही अगर आप देखेंगे स्कीम तो उतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रही, बट सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रही। बट हाँ, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम दोनों ही लेवल पे कोई ज्यादा खास सपोर्ट देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि गोल्ड अब ट्रेडिशनल वे में ही लोग रखना पसंद कर रहे हैं, तो वैसे ही फॉर्म में उसको यूज करते हुए नजर आए। फिर सरकार को कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इसे फिर से लॉन्च करना होगा, पर ये चीज़ हम 2 बार ऑलरेडी होता हुआ देख चुके हैं। साथ ही साथ अनुज, किस तरह से आप देखते हैं सोने के प्राइसेस अब जिस तरह की कुछ मुनाफा वसूली आई है, क्या ये एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स हैं? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट अब जैसे हम फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में भी हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रहेगी। इवन अगर आप फिजिकल मार्केट में देखेंगे तो सभी ज्वेलर्स जो है अपनी बुक क्लोजर में लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे। कोई खास फिजिकल डिमांड हम नहीं देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से आपको मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है। हालांकि यूएस के फाइनल जीडीपी के डेटा भी आने, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए रणनीति तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जीडीपी के डेटा को आने दें, उसके बाद पोजीशन ले सकते हैं। और अगर किसी को ट्रेड करना इंट्राडे में तो बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। करीबन 87,480 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 87,775 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि नीचे 87,110 तक देखा जा सकता है। तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा, बट आप प्रॉफिट बुकिंग हमें लगता है कि हायर लेवल पे देखी जा सकती है। कुछ मुनाफा वसूली कॉपर में देखने को मिल रही है, मेटल्स में भी आपको लगता है चांदी पर जो इम्पैक्ट है वो बरकरार रहेगा?
देखिए चांदी मुझे लगता है कि थोड़ा एक स्टेबल फॉर्म में है। मुझे लगता है कि चांदी में आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो 32 से लेकर $34 के बीच कंटिन्यूअस मूव कर रही है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में देखेंगे तो 98,000 से लेकर 1,02,000 तक के लेवल के बीच कंटिन्यूअस मूव कर रही है। मुझे लगता है कि इसी रेंज में अभी रहेगी। थोड़ा वेट एंड वॉच की मैं यहाँ पर राय दूंगा अभी। जो कच्चा तेल 3 हफ्ते के हाईज पर है, यहाँ पर क्या सेंस है? अनुज, क्रूड में क्या करेंगे? देखिए क्रूड में कल हमने हायर लेवल पे बिकवाली आते हुए देखी थी, तो यहाँ पर मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे रशिया की तरफ से शायद प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आए, सप्लाई बढ़ती हुई नजर आए। तो यहाँ पे क्रूड में करीबन 5,980 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 6,025 पे लगाए। टारगेट हमें लग रहा है कि 5,905 तक देखा जा सकता है। क्रूड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। फेयर पॉइंट। अनुज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए और ऑफ कोर्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर अपनी राय भी रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज पर।